अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। आज की दुनिया एक ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है नाज़रीन, जहां ताकत की सियासत ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता को आग में झोंक दिया है। 28 फरवरी 2026 वो दिन जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। फ़िज़ाओं में जंगी जहाज़, ज़मीन पर धमाके और एक खुद मुख्तार मुल्क को आलमी ताकतों के निशाने पर रखा गया। सवाल यह है कि क्या ईरान जा रहा है या इसे एक जंग में धकेला गया। नाज़रीन, आज मशरिक़ वस्ता जल रहा है, लेकिन इस आग में सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरा अरब खित्ता लपेट में आ चुका है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन, ये तमाम ममालिक एक मुश्किल दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और दूसरी तरफ खित्ते में फैलती जंग, जो उनके अपने अमन और मईशत के लिए खतरा बनती जा रही है। क्या अरब ममालिक इस जंग का हिस्सा बनेंगे या वो इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे? नाज़रीन, ये सिर्फ एक जंग नहीं, ये पूरे खित्ते का इम्तिहान है और इसी बयानिए के पीछे छुपी एक पूरी डिमांड, अमेरिका की जो डिमांड लिस्ट है वो है। अमेरिका की तरफ से जो डिमांड लिस्ट दी गई है उसमें ईरान के सामने वो शराइत रखी गई: ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करे, यूरेनियम अफजूदगी रोक दे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करे, खित्ते में अपने इत्तेहादी ग्रुप से लाताल्लुक़ी इख्तियार करे। और जो फोर्सेस हैं उनका भी यही कहना है कि जो फौरी तौर पे सीज़ फायर के भी किए जाएं, लेकिन क्या ये तमाम तर चीज़ें मुज़ाकरात के मेज़ पर आएंगी या नहीं आएंगी? यानी ईरान अपनी ताकत क्या छोड़ देगा और खित्ते में अपना किरदार महदूद कर दे। लेकिन ईरान ने ये सब मुस्तरद कर दिया। ईरान का दो टोक जवाब है। वो दो टोक जवाब क्या है कि पहले अमेरिका अपनी पाबंदियां खत्म करे, खलीज से अपनी फौजें निकाले और ईरान को एक इलाकाई ताकत तस्लीम किया जाए, आबनाए हुर्मुज़ में उसके किरदार को माना जाए और ईरान पर होने वाले हमलों का हर्जाना अदा किया जाए। यानी ईरान कहता है बात होगी, ज़रूर होगी, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर और बराबरी की सतह पर होगी, वरना नहीं होगी। और यही वो डेडलॉक है जो जंग को मज़ीद ख़तरनाक बना रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में एक अहम सवाल ये है कि क्या कोई है जो इस जंग को रोक सके। यहाँ आता है पाकिस्तान का किरदार। जी हाँ, पाकिस्तान जो ना सिर्फ एक जिम्मेदार एटमी ताकत है बल्कि मुस्लिम दुनिया में एक मुतवाज़न और मोतबर आवाज़ भी रखता है। पाकिस्तान की क़यादत सफारती सतह पर मुतारिक है। सऊदी अरब, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक के साथ राब्ते जारी हैं। कशीदगी कम करने और मज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या पाकिस्तान एक मौसर मीडिएटर बन सकता है? क्या इस्लामाबाद वो ब्रिज बन सकता है जो तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान फासले कम करे, या फिर आलमी ताकतों के मफादात इस अमन की हर कोशिश को नाकाम बना देंगे? नाज़रीन, आज मशरिक़ वस्ता सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं बल्कि आलमी ताकतों की शतरंज बन चुका है। फैसले कहीं और होते हैं और कीमत कोई और अदा करता है। आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करेंगे कि अमेरिका क्यों अपनी शराइत मुसल्लत करना चाहता है, ईरान क्यों झुकने को तैयार नहीं है, अरब ममालिक किस तरफ जाएंगे और पाकिस्तान क्या वाकई अमन का रास्ता निकाल सकता है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने नाज़रीन, अपने जो गेस्ट हैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगी। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, अब अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है मुबशर मीर जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर निसार चीमा जो कि MNA है, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। ईरानी जर्नलिस्ट मुर्तज़ा नगरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और एनालिस्ट अब्दुल्ला गुल भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुबशर मीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। मुबशर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि सर 26 दिन की जो मुसलसल जंग के बाद अमेरिका ने मिसाइल, ड्रोन्स और जदीद हथियार भरपूर इस्तेमाल किए। हमने ये भी देखा कि लेकिन इसके बावजूद ईरान ना सिर्फ खड़ा है बल्कि अमेरिका को टफ टाइम भी दे रहा है, थका भी नहीं नजर आ रहा और डट के मुकाबला भी कर रहा है ईरान। तो ऐसे में जब ना नेटो जो है मुकम्मल तौर पर साथ खड़ा है, ना अरब ममालिक खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका खुद एक तरह से आइसोलेशन का शिकार होता दिखाई दे रहा है, तो क्या वाकई अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो ईरान के सामने कोई डिमांड लिस्ट रखे? और अगर रख भी रहा है तो ये ताकत के जोर पे है या सिर्फ एक आखिरी सियासी दबाव डालने की कोशिश है? क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले तो ये है कि हम सब जानते हैं कि ये जो वॉर है इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं, स्ट्रेटेजिक हवाले से भी अगर देखा जाए, जियो पॉलिटिक्स के हवाले से देखा जाए और वसाइल पर कब्जे के हवाले से भी देखा जाए, और इसके साथ साथ एक ये बयानिए की भी जंग है। और अगर मैं इसको इससे भी रिलेट कर दूं तो ये भी बड़ी एक अहम बात है कि दुनिया जो है, हम जानते हैं कि एक मल्टीपोलर में
तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। अब ताकत का तवाज़ुन जो है वो सिर्फ अमेरिका नहीं है, और भी बहुत से मुल्क जो हैं वो उभर चुके हैं, वो एक पावर्स बन चुके हैं। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि ईरान की डिमांड है कि उसे एक रीजनल पावर जो है वो तस्लीम किया जाए, और वो अपने आप अपनी ताकत को साबित भी कर रहा है। अब ये सारी चीज़ें अगर हमारे सामने हैं तो हम, और फिर उसके अलावा जो हमें नए ब्लॉक्स जो हैं, नए जो सफ बंदियां हैं, वो भी वाज़े तौर पर नज़र आ चुकी हैं कि किस तरह कौन सा मुल्क फ्रंट पे या बैक पे किसके साथ खड़ा है। लिहाजा बड़ा मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो चुका है अमेरिका, और उसको यकीनन इजराइल ने फंसाया हुआ है। और अभी कुछ खबरें ये भी जो कुछ दिन पहले हमने पिछले 2-4 दिन में सुनी कि जो ईरान और अरब कंट्रीज की एक आपस में एक रकाबत है, उसमें अरब कंट्रीज की तरफ से भी एक कंसेंट मौजूद था कि किसी तरह ईरान को कमज़ोर होना चाहिए और इतना ताकतवर कंट्री नहीं होना चाहिए, इस रीजन के अंदर वो एक पावर के तौर पर नहीं उभरना चाहिए। लेकिन चूंकि एक कौम जो है वो 5 दहाइयाँ होने के करीब आ रही हैं, जिसमें उसने पूरी दुनिया की पाबंदियों का मुकाबला किया है, और अपने मुल्क के अंदर अपने वसाइल के साथ जो है वो चीज़ें जो है वो इस लेवल पर ले गए हैं कि वो एक वाकई ही एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन के तौर पर डेवलप हो चुके हैं। हाँ, जो बयानिए की जंग है वो बड़ी अहम है कि वो बयानिया एक डेवलप करके अमेरिका ईरान की मुखालफत पे सबको उतारना चाह रहा था, जिसमें अमेरिका को वाज़ेह शिकस्त हो गई है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यूरोपियन यूनियन के बहुत से कंट्रीज अमेरिका की हमायत से दस्तबरदार हो गए हैं। बिल्कुल ठीक। लिहाजा जो आपका सवाल है कि भाई अमेरिका डिमांड्स रखने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि हमें रोजाना उसकी एक नई स्टेटमेंट जो है वो बाज दफा फनी अंदाज से, बाज दफा जो है वो बिल्कुल उसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही होती, वो नजर आती है, और उस पर वो एक रिएक्शन जो है वो दुनिया का चेक करते हैं कि इस पे लोग क्या कह रहे हैं। इस वक्त ईरान जो है वो बहुत ही मैं समझता हूं कि दुनिया की वो हमायत हासिल कर चुका है, खासतौर पर मुस्लिम मुआशरों के अंदर भी, जहां पे उसके मुकाबले उसके मुखालफत भी थी, जो कि पहले उसको हासिल नहीं थी, इस जंग से पहले उसे हासिल नहीं थी। लिहाजा बयानिए की जंग जो है वो तो ईरान जीत चुका है, बाकी रह गई वेपन की जंग और वसाइल पर कब्जा अपना जो है ना वो बरकरार रखने की जंग, वो अभी जारी है। और उसके लिए जो अभी तक आजमाए हैं, जो हुनर आजमाए हैं, अमेरिका ने आजमाए हैं या इजराइल ने आजमाए हैं, या जो भी इसके ऊपर जो है वो हुई है, उसके अंदर ईरान ने मुकाबला किया है और उसकी उसने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। तो अगर ये मजीद, अगर मैं समझता हूं कि अगर 2 हफ्ते भी और जंग चलती है तो अमेरिका बहुत लूजिंग पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा। ठीक ठीक, पॉइंट टेकन। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइए कि अगर जो है मैदान में सूरत हाल जो है या ईरान के जो ये बैलेंस अगर रहती है और ईरान के अगर हक में जा रही हो, तो क्या ऐसी हालत में किसी मुल्क को सरेंडर जैसी शराइत देना आपकी नज़र में हकीकत पसंदाना होता है, या क्या आलमी अखबारात के जो कार्टून्स में हम देख रहे हैं दिखाया जा रहा है कि अवामी नुकसान बहुत ज़्यादा और इस किस्म के मुतालबात की संगीनी को मजीद वाजे कर देता है? तो क्या कहेंगे सर इस हवाले से आप? सरेंडर कौन कर रहा है किसके सामने, मुझे तो ये बात गौर करनी है। सर अमेरिका जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी वो तो सर वो तो मफरूजों पे बात कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप साहब तो, और डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि डोनाल्ड ट्रंप तो सवाए धमकी और बयानात के जो यकतरफा बयानात हैं वही दे रहे हैं, जिसको उनका मीडिया खुद उनको मजाक बना के रख दिया है। उनके मीडिया ने, अमेरिका मीडिया ने, छोड़े ना पाकिस्तान को और बाकी दुनिया के मीडिया को, तो इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एक तमस्खर बन के रह गए हैं, एक मजाक बन के रह गए हैं। लोग उनको सीरियस ही नहीं ले रहे, लोग उनको एक झूठा शख्स के तौर पर देख रहे हैं जो बार बार झूठ बोल रहा है। कभी वो कहते हैं कि मेरे ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, जबकि ईरान उसको डिनाई कर देता है खुलेआम। उनके मतलब मुंह के ऊपर दूसरे लफ्जों में जूता ही मारना है, और इसके अलावा क्या कह सकते हैं वो। देखिए अभी जो सूरत हाल बन रही है उसके अंदर ये मुश्किलात जरूर हैं। पाकिस्तान एक अपना किरदार अदा कर रहा है, करना चाहिए भी है, लेकिन जाहिर है इस सारे सिलसिले में गारंटी तो पाकिस्तान नहीं दे सकता, क्योंकि पाकिस्तान के तो बराह रास्त कोई मरासिम है ही नहीं इजराइल के साथ।
तो हम तो गारंटी नहीं दे सकते और ना ही अमेरिका की दे सकते हैं। गारंटी देने वाले दो ममालिक हैं, एक चीन है, एक रूस है, और जाहिर है वो अपना मतलब हासिल किए बगैर गारंटी जो है नहीं कबूल करेंगे। और अगर उनका मतलब हासिल होता है तो जाहिर है फिर अमेरिका को अपनी सुपर पावर के स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल मुमकिन नहीं है। अब वो चाहते हैं कि एक एम्फीबियस ऑपरेशन करें और वहाँ एम्फीबियस लैंडिंग करें, जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद नहीं हुई। तो अगर इस किस्म की कोई वो वहाँ अपने ग्राउंड ट्रूप्स को भेजते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल है कि अमेरिका के लिए एक ऐसी दलदल तैयार है जिसमें शायद उनका एक सिपाही भी बच के न जा पाए। बड़े अरसे से अरब दुनिया के अंदर जो आपको मालूम है कि मुख्तलिफ जहादी कुव्वतें हैं और ऐसी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करते, खास तौर पे उसकी इजराइल की हमायत की पॉलिसी को। ऐसी सूरत के अंदर ये तमाम इकट्ठे होंगे। ईरान के अंदर इनका एक नया जहाज शुरू होगा और ये जहाज बढ़ते बढ़ते अरब दुनिया तक जा पहुंचेगा और फिर इसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा तो उसको कम से कम भी 5 लाख ट्रूप्स चाहिए, जबकि अगर वो सिर्फ 82nd एयरबोर्न डिवीजन के जरिए ये सोच रहा है कि मैं अपने मतलूबा अहदाफ हासिल कर लूंगा तो ये उसकी खामख्याली है, क्योंकि अभी तक अमेरिका की तमाम कैलकुलेशन जंग के हवाले से, चाहे वो मिलिट्री कैलकुलेशन थी, वो पॉलिटिकल थी या डिप्लोमेटिक थी या वो इकोनॉमिक थी, वो तमाम की तमाम गलत साबित हुई हैं। इसलिए ये एक ब्लंडर है और इस ब्लंडर के अंदर अमेरिका जितना अपने आप को मजीद इंगेज करेगा इजराइल के कहने के ऊपर, तो अमेरिका के अंदर मुश्किलात में इजाफा होगा और जो जिस अंदाज के अंदर मुआशी अदम एहतकाम आ रहा है दुनिया में, अमेरिका मजीद तन्हाई का शिकार हो जाएगा। माजी के अंदर अमेरिका के साथ 48 ममालिक थे अफगानिस्तान में, लेकिन जंग का नतीजा न निकला था, वो आपके सामने है। तो इस बार जंग का नतीजा तो पहले ही बता रहे हैं कि इस टाइम पे तो दुनिया के ममालिक उसके मुखालिफ खड़े हैं, साथ देना तो दूर की बात है। जापान तक के जैसे मुल्क ने, जो कि बिल्कुल उनके साथ शीरो शक्कर है, उस तक ने तो इनकार कर दिया है। साउथ कोरिया ने इनकार कर दिया और खुद यूरोप को तो उन्होंने प्लेट में रख के रूस के सामने पेश कर दिया। वो यूरोप जिसको तेल और गैस खरीदने पे पाबंदी थी रूस के, आज वो रूस से तेल और गैस की इल्तिजा करता फिर रहा है। तो ये तो बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस टाइम पे अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हैं, ये दे आर गोइंग टू लीड टू अ डिजास्टर फॉर अमेरिकन एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। दूसरा इसमें एक इशू ये है कि जंग तो अफगानिस्तान जैसे मुल्क में तब्दील हो सकती थी और हुई भी, क्योंकि उससे खित्ते के अंदर बाकी ममालिक को ना वहाँ आबनाए हुर्मुज थी और ना वहाँ अरब ममालिक बैठे थे जो कि उनके एटीएम हैं अमेरिका के। इसलिए अब अगर जो ज़ाहिर है अरब दुनिया के अंदर अगर मुश्किलात में इजाफा होगा, जैसा कि आप देख लें कि एयरलाइन इंडस्ट्री को सिर्फ $57 बिलियन का इन चंद दिनों में नुकसान हुआ और साथ ही साथ जो उनके दीगर जो टूरिज्म का वो तकरीबन $60 बिलियन का वो अलहदा नुकसान हुआ। अभी तक मई तक तो कोई वहाँ होटल में बुक करने के लिए भी तैयार नहीं है दुबई वगैरह के अंदर। ऐसी सूरत के अंदर जब कमाएंगे नहीं तो अमेरिका में क्या इन्वेस्ट खास करेंगे। ऐसे तो फिर ये जो सूरत हाल बन रही है इसके अंदर ये मजीद गंभीर होती जा रही है और वॉर के ये डायनेमिक्स अमेरिका को शायद उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। तो ये जो अब सूरत हाल नजर आ रही है जिसके अंदर पेट्रो डॉलर से युआन के अंदर ट्रेडिंग शुरू हो गई है तेल की, ये तो एक बजाते खुद डॉलर के लिए एक समझे फांसी का फंदा है। और डॉलर की मईशत अगर कमजोर होती है तो अमेरिका, मैं कहता हूँ ये जंग जीत जाए या जो मर्जी जीत तो वो कर सकता नहीं है, लेकिन जो मर्जी इसका रिजल्ट निकल आया अमेरिका का फिर जो एक भरम और अमेरिका का जो एक मुकाम है दुनिया के सामने वो बुरी तरीके से मजरूह होगा और उसके बाद उसको ये सालों साल ये इज्जत और ये डॉलर के अंदर ट्रेडिंग ये उसको वापस नहीं आ पाएंगी। ठीक है, पॉइंट टेकन। कमर चीमा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई बड़ी मजाका केस उनके बयान सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डील का वक्त गुजर रहा है, ईरान को जो है वो देर होने से पहले संजीदा हो जाना चाहिए। सर किस किस्म की एक जिम्मेदार शख्सियत है, लेकिन इस किस्म का रवैया ट्रंप की जानिब से तो ये इस तरफ निशानदेही नहीं करता कि वो अब अपनी जो हार है, क्योंकि हमने देखा था कि किसी ज़माने में इस किस्म के बयानात और इस किस्म का जो
बिहेवियर है वो हमने नरेंद्र मोदी का देखा था, तो क्या काफी इंस्पायर्ड नजर आ रहे हैं ट्रम्प साहब मोदी से? आप समाज किससे राय लेना चाह रहे हैं, कमर चीमा साहब से या मुझसे? मैं तो डॉक्टर निसार चीमा हूँ जी। जी जी, निसार चीमा साहब आपसे सवाल कर रही हूँ। अच्छा जी, अच्छा देखिए, जिनको ध्यान में रखना चाहिए, पहली बात यह है कि पूरी दुनिया को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि इसमें अमेरिका और इसराइल अग्रेसर हैं। उन्होंने अग्रेशन किया है, उन्होंने हमला किया ईरान पे अनप्रोवोक्ड, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जवाब के। लेकिन पूरी दुनिया का आप अंदाजा कर लें, और बिलखसूस मुसलमान मुल्कों का, उनका हाल ये है कि उनकी इंसाफ के साथ, मेरिट के साथ, असूलों के साथ वाबस्तगी का ये हाल है कि बहुत कम मुल्क हैं जो खुल के अमेरिका और इसराइल की मजम्मत पे तैयार होते हैं। उनकी मजम्मत भी दबे लफ्जों में अगर करेंगे तो साथ ही ये कहेंगे कि हम ये कि उससे ज्यादा ईरान की मजम्मत कीजिए, अरब मुल्कों पे उन्होंने हमले किए। भाई अरब मुल्कों पे कौन से हमले उन्होंने किए? वो तो जहाँ जहाँ उनकी अड्डे हैं, जहाँ से उन पे हमले होते हैं, वहां जा रहे कि उनको हक है यह है कि उनको रिटेलिएट करें। दूसरी बात जो है वो ये है, ये बड़े अहम जो बात है कि ईरान ने अपनी सारी लीडरशिप, उनकी टॉप लीडरशिप शहीद हो गई बशमूल आयतुल्लाह अली खमेनाई के, लेकिन उन्होंने मुजामत का, उन्होंने हिम्मत और जुर्रत का एक नया बाब तारीख में रकम किया है, और अपने खून के साथ, कुर्बानियों के साथ उन्होंने दुनिया में वाकई ये साबित किया है कि वो जो है वो यानी क्रोनी उला के मुसलमानों की उन्होंने याद ताज़ा कर दी है। ठीक, अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये है कि उन्होंने अपनी जुर्रत, हिम्मत और बहादुरी की भी दास्तानें रकम की है, लेकिन साथ ही मुसलमान दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को भी बिल्कुल दुनिया के सामने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। ये है इनका हाल। इस्लामी हमीयत और गैरत नाम की ये कि कोई चीज नहीं है, वरना ये कि खुल के ईरान के साथ खड़े होते, लेकिन नहीं, वो ये है क्योंकि अपने अपने मफादात हैं, उनका मफादात हैं, डर है, खौफ है। देखिए, अंदाजा कर लें कि इसराइल जब चाहता था मशरिक वस्ता के अरब मुल्कों पे उठ के, जब चाहता था, जिसको चाहता था वो दलील खार करता था, जूते मारता था, किसी की हिम्मत नहीं थी आगे से रिटेलिएट करे। ईरान ने तो ये उसका मिथ तोड़ के रख दिया है पहली दफा। और दूसरी बात ये है कि देखें, यानी ये कि ये ज़हन में रखें कि अमेरिका के सारे ऑब्जेक्टिव जो थे वो अचीव करने में बुरी तरह नाकाम हुए। ना रिजीम चेंज हुई, रिजीम जो चेंज हुई, यानी अली खमेनाई शहीद के बाद उनका बेटा जो है वो बन गए सुप्रीम लीडर, और वो उनसे ज्यादा ये कि वो उनसे ज्यादा टफ टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उनकी तरफ मैं जरा शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। ईरानी जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मुर्तजा नगरी साहब, क्या हम ये कहें कि अमेरिका की जो इस वक्त सुपर पावर वाली जो हेजेमनी थी वो अब पहली बार हम देख रहे हैं कि वो इस तरह से ओपन चैलेंज हो रही है, और क्या यही वजह है कि अमेरिका अब दबाव के जरिए जो है वो चीजें मनवाना चाह रहा है, चाहे अवाम पर बराह रास्त असर पड़े? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। मैं पाकिस्तानी ही हूं, लेकिन यहाँ पर ज़ेर तालीम हूं, तो ये जरा क्लियर करना जरूरी था। देखिए, एक शेर से आगाज करके 2 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैयत नहीं मिली। और दूसरा, रिजीम का जो लफ्ज है पाकिस्तानी सहाफत की दुनिया में, इसको इसी करेक्शन की जरूरत है। रिजीम वो होती है जो लोगों के अरमानों के या लोगों की राय के बरखिलाफ आई हो, जबकि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, ईरान के अंदर जो मुजाहिरे हो रहे हैं, जंगों मिसाइलों के साए के अंदर, ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, मिसाइल उड़ रहे हैं, 50-50 मीटर के फासले पर मिसाइल लग रहे हैं, और 10-10, 20-20 लाख की आवाम हर शहर के अंदर ईरान के निकल रही है और एहतजाज करके मिसाइलों को देखकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। तो ये रिजीम कैसे हुई? लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना, तो लफ्ज रिजीम इस्तेमाल करना गलत है। इन चीजों को करेक्ट करने की जरूरत है हमारी सहाफत की दुनिया में। दूसरा, अमेरिका की हेजेमनी चैलेंज नहीं हो रही है, अमेरिका की हेजेमनी टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। देखिए, इराक के अंदर से अमेरिका और नेटो की फोर्सेस का इंखला हो गया। अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि इराक की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिन्हें हजदशा भी कहा जाता है, उनके बॉर्डर एरियाज के अंदर जो उनके जो अड्डे हैं उनके ऊपर हमला करे, और सूरिया के अंदर जोलानी गवर्नमेंट ने जो कुर्दी इलाकों में हमला करके दाइश को आजाद करवा के अमेरिकी अड्डों में जमा करवाया, उनको इराक के अंदर बेच के इराक के अंदर एक तबाही मचाई जाए। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात,
इस गल्फ के अंदर अमेरिका के 13 बड़े हवाई अड्डों को ईरानी मिलिट्री ने क्लेम किया है कि खाकिस्तर करके रख दिया है, खाक में मिला के रख दी है। यही वजह है कि अमेरिकी फौजी इस वक्त दुबई के, बहरीन के और सऊदी अरब के और दीगर इलाकों के मुख्तलिफ होटलों के अंदर, अवामी आबादियों के अंदर पनाह ले रहे हैं। और आपने देखा कि ईरानी ड्रोन्स ने मुसलसल जिन होटल्स के अंदर वो छुपे हुए थे, अर्दबील इराक के सेमी ऑटोनोमस रीजन से लेकर कुवैत से लेकर बहरीन, यूएई और सऊदी अरब तक उन इलाकों को भी टारगेट करके निशाना बनाया। और आपने देखा जंग के शुरू के 5 दिनों में 800 से ज्यादा जो इनके थार्ड मिसाइल थे, थार्ड जो सिस्टम है इनका डिफेंस सिस्टम, उन बैटरीज के 800 मिसाइल इस्तेमाल किए शुरू के 5 दिनों में, जबकि अमेरिका की सालाना प्रोडक्शन 750 मिसाइल है। और अब आप अंदाजा कीजिए कि ये जो 25 दिन की जंग है इसके अंदर कितना स्टॉक, यानी अगर अमेरिका अब शुरू करे इनको तैयार करना, तो जो मिसाइल स्टॉक उसके पास जंग से पहले था 8 साल मजीद लगेंगे। तो अब दुनिया के अंदर हेजेमनी का जो तस्वुर था वो खत्म हो चुका है। सिर्फ बयानिए की हद तक, जैसे मेरे मोहतरम कुलीग ने कहा, बयानिए की हद तक वो खुश हैं और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को मुतमईन करने वाली कैफियत में वो चल रहे हैं। सुबह एक बयान देते हैं कि ईरान की लीडरशिप को हमने खत्म कर दिया, शाम को कहते हैं कि हम उनकी लीडरशिप से मुज़ाकरात कर रहे हैं, सुबह कहते हैं कि हमने ईरान के 90% जो है वो नेवल फोर्सेस को, उनकी जो एयर फोर्सेस थी उनको खत्म कर दिया, सारा सिस्टम कोलैप्स कर दिया। शाम को पता चलता है वो 200 मिसाइल इसराइल पे मार रहे हैं, 20-20, 30-30 मिसाइल खलीजी ममालिक में मार रहे हैं, और कहते हैं कि उनका एयर डिफेंस खत्म कर दिया। पता चलता है F-15, F-16, F-18, F-35 डेली उनके गिर रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप जीत कहां से रहे हैं और उनकी सुप्रीमेसी बाकी किस जगह पे है। वो जगह मुझे भी देखने का बड़ा शौक है। ठीक है, सही फरमा रहे हैं, ये हम सबको देखने का इश्तियाक होगा, ये जो ट्रंप के जो दावे। मुबशिर साहब, सर एक बात जरा समझाएं कि जो नेटो है, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, बड़ी ताकतें, सब के सब खामोश क्यों हैं? क्या वाकई ट्रंप को खुली छूट दे दी गई है? क्या आलमी जो कार्टून्स में जो दिखाए गए जो मुनक़सिम आलमी मंजरनामे से ये खामोशी समझ में आती है आपके? क्योंकि आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान भी दिया कि हम ये वक्त को याद रखेंगे, और उन्होंने कहा कि तमाम नेटो ममालिक ने हमें छोड़ दिया है, तो उनको छोड़ दिया है, खुली छूट दे दी है, या उनका साथ नहीं दे रहे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा डॉक्टर निसार चीमा साहब को, जिन्होंने हुकूमती MNA होते हुए इतनी जुर्रतमंदाना गुफ्तगू की है। वो तमाम मुस्लिम ममालिक और मुआशरे जिसमें हमारी हुकूमत भी शामिल है, और मजम्मत हमने भी अमेरिका की कोई नहीं की, और मैं समझता हूँ उन्होंने जिस तरह बिटवीन द लाइंस बात कर दी है, ये बहुत जरूरत की बात है, कि हक की बात की है उन्होंने। अब नेटो का जो आपका सवाल है, मेरा ख्याल है कि देखें, जो मैंने पहले अर्ज किया कि एक वसाइल, एक बयानिया, और फिर उसके बाद जियो पॉलिटिक्स, इसमें बहुत बड़ा जो रोल अब सामने अब फ्रंट पे भी आना शुरू हो गया है। उसमें जो ईरान को एक सपोर्ट मिली हुई है वो रशिया, चाइना और शुमाली कोरिया की तरफ से है। किसी हद तक अगर मैं ये कहूँ कि ये जो फॉर्मेशन बनी है, ये जो सफ बंदी हुई है, उस सफ बंदी ने यूरोपियन कंट्रीज को पीछे कर दिया है। और उस सफ बंदी से पहले उनका जो तजर्बा यूक्रेन की जंग का है, जिसमें उन्होंने देखा कि यूक्रेन में नेटो फोर्सेस की सपोर्ट के बावजूद 6 साल से ज्यादा अरसा होने को आ गया, उन्होंने रशिया को डैमेज नहीं कर पाए। लिहाजा लेकिन यहाँ पे उस लेवल की भी जंग नहीं जो यूक्रेन में हुई है, लेकिन उससे बड़ी जंग में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और बड़ी जंग में तब्दील हो चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि जो अग्रेसिव जो डेज हमने देखे हैं, जिसमें ये अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमले के जब हम जिक्र करते हैं, और वहां पे जिस तरह जो है वो पूरा गल्फ जो है वो उससे जो है वो डिस्टर्ब तो हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसके अंदर आ गई है। मुस्लिम कंट्रीज जो खुद अमेरिकन अड्डों को खत्म नहीं कर सकते थे, ईरान ने उन अड्डों को खत्म कर दिया है। और यूरोपियन कंट्रीज जिसमें ज्यादातर नेटो के साथ मुंसलिक कंट्रीज हैं, उन्होंने मेरा ख्याल है कि अब उस सफ बंदी को देखते हुए भी कि ये चीज रियलाइज की है कि ये अमेरिका कोई हमारी जंग नहीं लड़ रहा, ये इजराइल, ग्रेटर इजराइल की जंग लड़ रहा है। और ग्रेटर इजराइल बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर बहुत सी जो है वो डिस्कशंस होती रहती हैं, उसके अंदर ये चीज मौजूद है कि अगर वाकई ही इजराइल जो है वो उस लेवल पे पहुंचता जो कि वो नक्शे जारी करते रहे हैं, तो वो पूरे खित्ते के अंदर एक ऐसी कैफियत में ले जाता कि जो हर वक्त जो है वो वॉर जोन में जो है वो तब्दील हो जाता, हर वक्त वो उस तरह की अपनी जो हेजमनी क्रिएट करता। लिहाजा मेरा ख्याल है यूरोपियन कंट्रीज इस हक में नहीं थे कि इजराइल जो है वो ग्रेटर इजराइल में कन्वर्ट हो,
اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے فلسطین کو بھی تسلیم کرنا شروع کر دیا. اپنے اسپین نے اس میں بڑا ایک کردار ادا کیا ہے, اٹلی کی طرف سے آیا ہے, فرانس کی طرف سے, حتیٰ کہ جو یو کے ہے اس کی طرف سے. اور وہ کیا ہے, وہاں کی عوام کا بھی ایک خوف ہے. وہاں کی عوام جو ہے وہ جتنی اویئرڈ ہے, جتنا اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے, ان کی گورنمنٹس جو ہیں اس کو آنر کر رہی ہیں کہ اگر ان کی عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہے. اور یہ چیز کو آپ سمجھ لیں کہ جو غازہ کے اندر اسرائیل نے اتنے بچوں کو شہید کیا ہے, وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ دنیا کا معظم معاشرہ, کوئی بھی معظم معاشرہ ان کی کسی طرح سپورٹ نہیں کر سکتا, اور وہ گریٹر اسرائیل کے کانسیپٹ کو کسی طرح سپورٹ نہیں کر سکتا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا یہ ایک ٹائم ہے دنیا کے لیے. تو اسرائیل جیسی جو ایک سمجھ لیں کہ خباثت جو ہے اس گلوب کے اوپر موجود تھی, اس کو اس وقت جو ہے وہ جتنا کمزور کیا جا سکتا ہے وہ اس کو ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت جو رول ہے رشیا کا اور چائنا کا اور پلس شمالی کوریا کا, اس نے ایک بڑا واضح فرق ڈالا ہے, اور امریکہ ان کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا. ٹھیک اور جو یونیپولر ورلڈز کا خاتمہ ہونا ہے وہ میرا خیال اسی وار کے ساتھ ہونا. ٹھیک ہے. اچھا عبداللہ گل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرمنی جیسے ممالک کی جو کھلی تنقید کی جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ مغرب کے اندر جو ہے وہ دراڑ کی نشاندہی ہے؟ کیونکہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی میڈیا ہے اور بالخصوص جو کارٹونز ہیں جو بنائے جا رہے ہیں، ان سے اس دراڑ کو عوامی شعور میں مزید اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ بات سیدھی سی ہے، دراڑ تو پڑ چکی ہے نا. دراڑ تو تب بھی پڑ گئی تھی جب گرین لینڈ کی بات آ رہی تھی، جب کینیڈا کے اوپر اپنا صوبہ بنانے کی بات آ رہی تھی، بالکل، اور جب اسپین نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، امریکہ کے ساتھ بگاڑ پیدا کر لیا، اٹلی نے اپنی فوجیں بلوا لی، تو بگاڑ تو پیدا ہو گیا یورپ کے ساتھ. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور پھر یورپ کو تو پلیٹ میں رکھ کے روس کے حوالے کر دیا گیا. دوسرے لفظوں میں جس یورپ کے اوپر کبھی پابندی تھی کہ تیل اور گیس روس سے نہیں خریدنی، آج اسی یورپ کو تیل اور گیس لینے پر روس کے سامنے مجبور کر دیا گیا ہے. ٹھیک، تو دنیا تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. یوکرین کے معاملے پہ جب زیلنسکی کو بلا کے اوول آفس میں بے عزتی کی گئی تھی، تو تب بھی جو ہے وہ دنیا نے تو دیکھ لیا تھا. وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہوا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اس لیے دنیا تو میرے خیال میں بائفرکیٹ ہو گئی. یہ جو ورلڈ آرڈر ہے جو 9/11 کے بعد جارج ڈبلیو بش جونیئر نے دیا تھا، یہ تو اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ڈس آرڈر. ابھی دنیا بغیر قانون قاعدے کے چل رہی ہے، اور اتنی آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے روس اور چین کے سامنے جھکنا، نارتھ کوریا کے سامنے. یہ ممکن نہیں ہوگا. امریکہ اپنی طاقت لگائے گا، ایک دفعہ طاقت لگائے گا، اور اس کے بعد جب وہ طاقت ایگزاسٹ ہو جائے گی، اس کے بعد اس کو اپنے مقام پہ آنا پڑے گا. اور تب جب وہ آئے گا تو اپنا سٹیٹس ایز اے سپر پاور وہ لوز کر چکا ہوگا. اس لیے ابھی وہ طاقت لگائے گا، اسرائیل اس کو استعمال کرے گا. اور امریکہ کو ایک غرور ہے، ایک تکبر ہے. اس نے نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. ٹرمپ نے جس طرح کی رونق، جس طرح کا فرعونیت اس کے لہجے سے ظاہر ہے، اور جس طریقے سے ظلم اس نے کیا پہلے غزہ کے اندر، اس نے ایک ظالم کا ساتھ دیا، ایک مجرم کا ساتھ دیا، ایک دہشت گرد کا ساتھ دیا ہے انسانیت کے قتل عام میں. اور اب ایران کے اوپر بلا وجہ، بلا جواز، کوئی قانون قاعدہ نہیں، اور تمام دنیا کو اس نے نظر انداز کر دیا. یونائٹڈ نیشن کے فورم کو ختم کر دیا، نیٹو کو تباہ کر دیا، اور دنیا کے اندر کسی بھی قسم کے قانون کو اس نے اپنے پیروں تلے رون دیا. اور اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم طاقت کا استعمال کر کے مزید فوجوں کو بھجوا کے دے آر ایٹ وہ بہت اچھی بات ہے. ان کو ضرور فوجی بھیجنے چاہیے ایران میں، تاکہ ان کے وہاں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ کوئی داستان لکھنے والا ضرور رہ جائے، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نہ پتہ چلے کہ سارے کے سارے فوجی جو جن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا، ان کی داستان کیا تھی. تو بہتر یہ ہے کہ جیسے کرنل ڈاکٹر ولیم برینڈن کی طرح، جس نے افغان وار کے اندر جب تھرڈ افغان وار ہوئی تو پھر وہ ایک ڈاکٹر بچ گیا تھا، جس نے پھر بتایا کہ دریائے ہلمند کے کنارے جو قتل عام ہوا تھا، جس سے دریائے ہلمند جو ہے لال ہو گیا تھا، اس کی داستان کیا تھی. تو یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہر طاقت کو ایک زوال آتا ہے، اور جب بڑے بڑے جو لوگ موجود ہوتے ہیں جو خدائی کا دعوت دار ہوتے ہیں، نعوذ باللہ،
قبریں نظر آتی ہیں، قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں ایسے جھوٹے دعوے داروں سے، ایسے فرعونیت کے سوچ رکھنے والوں سے. اس لیے یہ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایران ایک مضبوط ملک ہے، اور خاص طور پہ وہ جس راستہ حسینیت پہ چلا ہے وہ اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ بالکل ان ٹھیک. کو ڈرانے لگے ہیں جو خود اپنی موت کو گلے لگانا چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایران کا جو کیلکولیشن تھی یہ بڑی غلط ہو گئی ہے امریکہ سے، اور اسرائیل نے ان کو پھنسا دیا. اب واللہ عالم اس کے اندر معصوم بچیاں جو ڈونلڈ ٹرمپ جیسے درندوں کا شکار بنی ایپسٹین فائل کے اندر، اب یہ غالباً یا تو ان کا دباؤ ہے یا پھر یہودیوں کے ساتھ کاروبار ٹھیک کا دباؤ ہے جو ٹھیک کہ وہ ٹرمپ امپائر کے طور پر کر رہے ہیں. ٹھیک دیکھتے ہیں، لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرتضیٰ، کیا دنیا آپ کی نظر میں واقعی واضح طور پر تقسیم ہو رہی ہے؟ اور اگر عالمی نظام کی بات کریں تو عالمی نظام بھی کمزور پڑ رہا ہے، اور کیا آپ کی نظر میں اس تقسیم کے جو اثرات ہیں وہ عوامی زندگی پر بھی پڑ رہے ہیں؟ جیسا کہ میں بار بار ابھی ذکر کر رہی ہوں، کیونکہ یہ جو کارٹونز بنائے جا رہے ہیں اس کارٹونز میں بڑا واضح طور پہ جو اس وقت کے موجودہ صورتحال ہے اس کو واضح طور پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو اس تمام تر صورتحال پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس وقت جو ہے عالمی میڈیا بھی جو ہے اس کے اوپر کافی بات کر رہا ہے؟ دیکھیے، میں شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کا ایک جملہ کوٹ کروں گا جو ان کی شہادت سے 2-3 دن پہلے کی تقریر کا تھا. انہوں نے اپنی تقریر میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر فرعون کا یہ سلسلہ رہا ہے کہ جب وہ اوج پر پہنچتا ہے تو ذلیل ہو کے زمین پر گرتا ہے، اور ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ اپنی اوج پر جا رہا ہے، یہ ذلیل ہو کر بدترین طریقے سے رسوا ہو کر زمین پہ گرے گا. اور آپ دیکھ رہی ہیں یہی ہو رہا ہے. ہمارے سائیں قائم علی شاہ کے 15 سال میں جتنے کارٹونز نہیں بنے، ٹرمپ کے ان 1 مہینوں میں اس سے زیادہ کارٹونز بن گئے. بالکل ایسا ہی ہے. مسخرہ اس سے زیادہ ہو گیا. ایک دوسری بات، دنیا کے اندر قانون نام کی اگر کوئی چیز ہوتی تو غزہ کے اندر جب 20,000 بچوں کو شہید کیا گیا دنیا آواز اٹھاتی. دنیا نے اس وقت اسرائیل کا ساتھ دیا. میناب اسکول کے اندر ایران کے جنگ کے پہلے دن امریکہ نے خود ہی ایکسپٹ کیا، ان کے آفیشلز ایکسپٹ کر رہے ہیں. جوکنڈ جو ان کے ٹرمپ کی کیبنٹ کے جو ممبرز تھے انہوں نے ریزگنیشن اسی بات پہ دیا. انہوں سب نے ایکسپٹ کیا کہ جو میناب اسکول کے اوپر حملہ کیا گیا 170 سے زائد بچیوں کو، جو کہ مثلا پرائمری لیول کی تھی، 1 سے 5ویں کلاس کی بچیاں، کیا ایج ہوگی ان کی؟ 6 سال سے لے کر 12 سال 11 سال کے درمیان. اور اتنی بے دردی سے شہید، میں آپ کو بتاؤں معمولی طریقے سے شہید نہیں کیا گیا ہے. پہلے ایک میزائل مارا گیا، پہلا حملہ کیا گیا، اس کے 30-35 منٹ کے بعد بچے، چونکہ وہ جو بچ گئے تھے وہ بیچارے سہم کر ادھر ادھر انڈر گراؤنڈ یا جہاں بھی چھپ گئے. تو آدھے گھنٹے بعد جب ماحول کول ہوا تو وہ نکلنے لگے، ماں باپ بھی آنے لگے، تو 40 منٹ بعد دوسرا میزائل مارا گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کس بے رحمانہ طریقے سے یہ بال نامی شیطان کو بلی دینے کی کوشش کی گئی، جو ان کی ڈکشنری کے اندر موجود ہے کہ بچوں کا خون ان سے بہت پسند ہے، اور یہی ایپسٹن کے جزیرے کے اندر یہی کام یہ کرتے رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ان سے آپ مجھے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی. ابھی جس مذمت کی میرے محترم کلیگ بات کر رہے تھے، یہ مذمت اب ان کی مجبوری بن گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو انرجی کرائسس ہے، دنیا کے اندر جو فوڈ کرائسس ہے، صرف انرجی نہیں، ہمارے ہاں انرجی کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے. جو کھاد کا جو اصل مواد ہے وہ دنیا کے اندر تقریباً 70-80% مڈل ایسٹ سے جاتا ہے. وہ کھاد دنیا کو نہیں پہنچ پا رہی ہے. اگر یہ یہی سلسلہ 1-2 مہینے کنٹینیو کر گیا اور یہ کھیتی باڑی کا وقت گزر گیا تو دنیا کے اندر اس سال ایک بڑی قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا کو. تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو صرف اور صرف انرجی نہیں بلکہ غذائی قلت سے بھی جڑا ہوا ہے. دنیا مجبور ہے. تیسرا یہ جو آپ نے دیکھا آبنہ ہرمز کے اندر جو معاملہ ہوا ہے، اور پھر لیکن یہ دنیا کو کیوں کرنا پڑے گا؟ مشرق وسطیٰ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یورپ میں تو ایسا کچھ نہیں، وہ تو مزے کر رہے ہیں یورپ والے. تو نہیں، آپ کی غلطی ہے. یورپ کے اندر انرجی جا کہاں سے رہی ہے؟ یورپ کے اندر یہ جو سارا سلسلہ جس کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ جو کھاد کا جو مواد ہے، یہ جاتا کہاں سے؟ یہ یہیں سے جاتا ہے. اچھا، اگر سر روس سے جا رہی ہے نا مرتضی صاحب، روس سے گیس جا رہی ہے نا، وہ روس سے لے رہے گیس. روس سے مسئلہ تو مشرق وسطیٰ میں آئے گا. نہیں، دنیا کا 20% جو انرجی جو سیکٹر ہے وہ یہاں سے فعال ہوتا ہے. تو آپ روس سے لے بھی لیں گے پھر بھی 20% کی تو دنیا میں کمی ہے. اس 20% کو آپ دنیا کے دیگر ممالک میں کیسے پورا کریں گے؟ وہ 20% تو کم ہے نا. مرتضیٰ صاحب تھوڑی سی بھارت کی طرف آ جاتے ہیں، بھارت کی بات کرتے ہیں. بھارت نے پہلے پاکستان کے ساتھ براہ راست جنگ میں
جو اپنی فوجی طاقت کا جو امتحان لیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں بری طرح ناکامی ہوئی، جس کا جو دھچکا ہے وہ آج بھی جو ہے وہاں محسوس کیا جا رہا ہے، اور اب ڈپلومیٹک میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی ناکام فارن پالیسی کی بنیاد پر پاکستان کے ہاتھوں بری طرح شکست کھا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں مودی کی جو حکومت پر جو اس وقت فوجی اور ڈپلومیٹک ناکامی کا کتنا دباؤ آئے گا؟ کیا یہ بھارت کے اندر سیاسی بحران کو جنم دے گا؟ اور بھارت میں جہاں ہر طرف مودی کی پالیسی پر تنقید ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب مودی کا جو رائزنگ انڈیا کا جو جھوٹا خواب تھا وہ خواب ہی رہ جائے گا. دیکھیے میں انڈین میڈیا کو بھی اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس وقت انڈین میڈیا کے اندر اپنی گورنمنٹ کے اوپر تاریخ کی بدترین تنقید ہو رہی ہے. نہ صرف اس حوالے سے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں امن کا جھنڈا لہرا رہا ہے، دنیا کی اس جنگ کو کول کروانا چاہ رہا ہے، اور پاکستان کا مقام جو تین مین پلیئرز ہیں امریکہ، ایران اور اسرائیل، ان کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس کو رکوانے میں پاکستان کا مقام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا. اس کے علاوہ مودی نے جو اسرائیل سے جا کے ہاتھ ملایا، جنگ سے کچھ دن پہلے مودی صاحب گئے تھے نا اسرائیل کی زمین پر قدم رکھ کر، انہوں نے کہا کہ ہم اور تم بھائی بھائی، اور جو شیر و شکر ہونے والا معاملہ تھا اس کو لے کر جو ایران سے تعلقات بگڑے اور یہ سارے معاملے ہوئے، اس کو لے کر بھی مودی کو انتہائی ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ بات طے ہے دنیا کے اندر جو بھی ظالم طاقتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا انجام یہی ہونا ہے. اور مودی تو پھر بلکہ ان کے میڈیا میں تو یہ باتیں بھی چل رہی ہیں مرتضی صاحب، انڈین میڈیا میں تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ آپ دھریندر بناتے رہ گئے اور پاکستان جو سفارتی محاذ پر جو ہے وہ جیت چکا ہے. نہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں. میں انڈین میڈیا کو بڑا غور سے دیکھ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان دنوں کے اندر. وہ کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس قدر کمپلیکس کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب وہ مثلاً اللہ میں شاید مناسب لفظ نہیں ہوگا میں اگر استعمال کروں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان جو ہے دو ملکوں کے درمیان دلالی پہ اترا ہے. حالانکہ جس کام کو پوری دنیا افتخار کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ دو کشیدہ ممالک کے حالات کو درست کروانا، یا دو جنگ زدہ ممالک کے معاملات کو ایک ٹریک پر لے کے آنا اور ان کی بحالی کرنا، یہ تو دنیا کے اندر انبیاء کا کام رہا ہے، ائمہ کا کام رہا ہے. مرتضی صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بس چند ہی لمحے رہ گئے، بس شارٹلی بتا دیجیے گا کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جو ہے 4 سے 6 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہے، تو کیا یہ حقیقت ہے یا یہ بھی ان کا صرف ایک بیانیہ ہی ہے؟ نہیں، اس سے زیادہ ان کی حالت نہیں ہے. میں نے پہلے چند ایک چینلز پر یہ پروگرام میں کہا تھا ٹرمپ کے پاس 2 آپشن ہے، یا تو اس دلدل ایفسٹن فائلز کی وجہ سے، یا تو ایران کے دلدل میں اپنے آپ کو غرق کر دے گا، یا پھر ایفسٹن فائلز کے چکر میں یہ جیل چلا جائے گا. تو اس نے اس دلدل میں غرق ہونے کو ترجیح دی. اور اب صرف امریکہ نہیں، میں آپ کو کئی امریکن جو ریسپانسبلز ہیں ان کے بیانات وال اسٹریٹ جرنل سے، گارڈین سے، فاکس سے دکھا سکتا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ 1 مہینے مزید کنٹینیو ہوئی، 2 مہینے مزید کنٹینیو ہوئی، تو امریکہ 50 سال پیچھے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، امریکہ 50 سال پیچھے چلے جائے گا اگر مزید یہ جنگ جاری رہتی ہے. بہت شکریہ مرتضی نقوی صاحب آپ کا، مبشر میر صاحب آپ کا، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور عبداللہ گل آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.